फलसफे की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। ये इलेक्शन का इलेक्टोरल सिस्टम जो है, इसी से सारा फलसफा खत्म होता है, इसी से। ये तो बड़ा फसाद तो यही है कि आदमी सब मोदी मुसलमानों के दुश्मन है या हितैषी हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं मैं, सब साथ चलें, सबका विकास हो। तो क्या मोदी जो एक उनके बारे में धारणा बनी हुई है 2002 के बाद, क्या मुसलमानों के दुश्मन है या हितैषी हैं, या मुसलमानों को अब एक्सेप्ट करना चाहिए? आज की तारीख में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, या आप थोड़ी देर अभी फौरन जैसी मैं ये बात कहूंगा आप कहेंगे पहले तुम कुछ और कहते थे अभी कुछ और करो। मैंने पहले कुछ नहीं कहा है, आज फिर कह रहा हूं दोबारा कि वो हितैषी हिंदुओं के भी नहीं है। मुसलमान की तो बात नंबर 2 की है। जब वो हिंदुओं की हितैषी हो जाएं तब सवाल आएगा मुसलमानों को उससे पूछने का और बताने का कि वो मुसलमानों के हितैषी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हमें तो उनकी काबिलियत पर ही शुबा है, यकीन नहीं है। जब काबिलियत ही पर यकीन नहीं है तो फिर दूसरी बात क्या? इसको नहीं, ये देखिए, दो संविधान के भीतर जो अधिकार दिए गए हैं, जो बेसिक न्यूनतम अधिकार हैं, वह भी अधिकार लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं जो बताने के लिए हैं कि हम लोग अपने आप को डिफाइन कैसे करें, किस रूप में करें। इसकी एक तीसरी कहानी बड़ी रोचक है कि हम लोग किस दिशा में चले गए हैं, कौन सा सिस्टम, कौन सा गवर्नेंस काम करता है। एक शख्स हैं, वो झारखंड में रहते हैं और झारखंड का एक हिस्सा है पलामू। पलामू के पूर्व सांसद, यानी वहां से वो सांसद रह चुके हैं, उनका नाम है जोरावर राम। जोरावर राम की एक जमीन है जो डाल्टनगंज इलाका जो है, वहां जब झारखंड में गुजरेगा तो वहां हाईवे पर, और बहुत बड़ी जमीन नहीं है, 66 डेसिमल जमीन है उनकी। उस पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में तो भाई कब्जा होता ही है, सही बात है, कब्जा होता ही है। लेकिन एक पूर्व सांसद का हम जिक्र कर रहे हैं और अब हम बताने जा रहे हैं कि इस देश की गवर्नेंस कैसे काम करती है। उस पूर्व सांसद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया 2012 में। सांसद के हक में फैसला भी आ गया, दबंगों से कहा गया इनको हटाइए, पुलिस प्रशासन को कहा गया आप इसको हटाइए, कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद क्या होता है? 3 साल तक सांसद महोदय जो जोरावर राम जी हैं, वो गए पुलिस वाले के पास गए, बताए ये देखिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ तो कीजिए। तब जब थक गए तो उन्होंने 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा कि जनाब ऐसे ऐसे। प्रधानमंत्री ने उस पत्र के, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उस पत्र को झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को दे दिया गया, रेफर कर दिया गया। मामला आया गया हो गया। 9 दिसंबर 2015 को यह मामला मुख्यमंत्री के पास गया। मुख्यमंत्री ने इसे कारा आपदा प्रबंधन को सौंप दिया, अब आप कुछ कीजिए, फिर कुछ नहीं हुआ। 1 मार्च 2016 को राष्ट्रपति तक वो पहुंचे। राष्ट्रपति ने झारखंड के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को फिर पत्र लिख दिया कुछ हो जाए, फिर कुछ नहीं हुआ। 3 अक्टूबर 2016, लगातार तारीख बढ़ रही है, मुख्यमंत्री ने अब एसएसपी को कहा जनाब कुछ कीजिए, जमीन छुड़वाइए, फिर कुछ नहीं हुआ। 19 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री के पास फिर पत्र भेजा गया, तो उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछा क्या कर रहे हैं आप, कुछ करते क्यों नहीं। मामला आया गया हो गया। मुख्यमंत्री बोले अरे ऐसा है, तो उन्होंने 18 जनवरी 2017 को राजस्व विभाग, जो पलामू के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनको पत्र भेजा आप कीजिए कुछ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 18 अप्रैल 2017 को वहां के जो उस समय जो सांसद तारिक अनवर नेता जो है, उन्होंने एक लेटर गृह मंत्री को भेजा, जनाब आप ही कुछ हस्तक्षेप कीजिए। राजनाथ सिंह बोले बात तो सही है। तो 9 मई 2017 को राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने वहां के होम सेक्रेटरी, गृह सचिव को रेफर कर दिया मामला, आप देखिए और ठीक कीजिए मामला। 25 अक्टूबर 2017 को फिर सीएम ने बोला, एसएसपी को बोला यार कुछ जवाब तो दो, आप जवाब ही नहीं देते हो, क्या हुआ है उस मामले का, फिर कुछ नहीं हुआ। 29 अक्टूबर को फिर वो राष्ट्रपति के पास गए, तो राष्ट्रपति ने अब गृह मंत्रालय से बात कर झारखंड के फिर चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजा, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो, फिर कुछ नहीं हुआ। 6 दिसंबर 2017 को झारखंड के जो मुख्य सचिव को राष्ट्रपति ने एक और लेटर भेज दिया, रामनाथ कोविंद साहब आ चुके थे, उन्होंने एक फिर लेटर भेजा झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को, आप कीजिए, फिर कुछ नहीं हुआ। 5 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सांसद महोदय ने, पूर्व सांसद महोदय ने दरवाजा खटखटाया। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एसएसपी पलामू से जवाब मांगा, आप क्या कर रहे थे, छोटा सा मामला है, सुलझाते क्यों नहीं है, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर राष्ट्रपति को पत्र भेजा गया। 2 फरवरी, पिछला बरस शुरू हो गया, 2 फरवरी 2018 को राष्ट्रपति ने
झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को फिर एक लेटर भेजा। बोले आपको लेटर भेज चुके हैं, आप उन लेटर को रेफर करते हुए कहा फिर आप कुछ कीजिए, फिर कुछ नहीं हुआ। 5 फरवरी को झारखंड का जो राजस्व विभाग है उन्होंने पलामू के डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखा, बोला आप कुछ कीजिए, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया या कुछ हुआ ही नहीं। तो 2 अप्रैल 2018 को गृह आपदा कारा प्रबंधन थे झारखंड के, उन्होंने जो वहां के डीजीपी, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी थे, तीनों को पत्र लिख दिया, अरे 66 डेसिमल जमीन का चक्कर है, आप कुछ करते क्यों नहीं है, फिर कुछ नहीं हुआ। 10 अप्रैल 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस जो थी उनके पास लेटर गया, तो उन्होंने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को लिखा आप सीबीआई जांच कराइए साहब, फिर मामला अटक गया। और ये होते 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 2019 आ गया। 2019 में जोरावर राम जी जो पूर्व सांसद हैं, अब इस साल में आ गए हम लोग, और ये सिलसिला शुरू किया था, जो पत्रों का सिलसिला शुरू हुआ था 2015 से, और हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था 2012 में। देश की सत्ता बदल गई, राज्य की सत्ता बदल गई। इस दौर में तकरीबन 21 नौकरशाहों के तबादले हो गए और दोबारा जनवरी में दरवाजा खटखटाया गया है पीएमओ का, राष्ट्रपति का, गृह मंत्रालय का और राज्य के मुख्यमंत्री का। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। गवर्नेंस का ये अंदाज अगर एक पूर्व सांसद के साथ तमाम पत्रों की जो पढ़ना लिखना जानता है, आवाजाही अगर इस रूप में होती है, तो आप क्या जानना चाहेंगे? गवर्नेंस का ये अंदाज अगर एक पूर्व सांसद के साथ तमाम पत्रों की जो पढ़ना लिखना जानता है, आवाजाही अगर इस रूप में होती है, तो आप क्या जानना चाहेंगे? इस देश में जो क्राइम होता है महिलाओं के खिलाफ, उसमें जो सजा दी जाती है वह सिर्फ 3% लोगों को सजा मिलती है। कन्विक्शन की स्थिति में 18% लोग आ पाते हैं। दलितों को लेकर 21% कन्विक्शन रेट है इस देश में। मुस्लिमों को लेकर कन्विक्शन रेट इस देश में 17% है। हम कास्ट लाइन पे क्यों आ रहे हैं ये भी हम जिक्र करेंगे। ओबीसी को लेकर इस देश में कन्विक्शन रेट जो होता है, उनकी सजा का जो होता है, वह 23% है। ओवरऑल कन्विक्शन रेट जो हमारा है वो 32% से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, यानी 68% अपराध करने के बाद छुट्टे घूमते हैं। और जिन पर यह लागू हो रहा है कानून, जब हमने जेल के आंकड़े निकलवाए तो उसमें यह जानकारी आई कि जो गरीब तबका है, जो दलित पिछड़ा है, लगभग 72% उसी तबके से जुड़े हुए लोग जेलों में बंद है जिन्हें सजा होती है। यानी बाकी मामला फिर निकल गया हाथ से। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप अगर इस देश के भीतर फैक्ट के साथ बात करेंगे, यानी तथ्यों के साथ बात करेंगे, तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि तथ्यों के साथ तो आपको स्थिति बिगड़ जाएगी। तो फैक्ट अगर इतने मजबूत है, जैसे आप एनएसएसओ का ही आंकड़ा ले लीजिए, उसने कहा कि हमारा जो बेरोजगारी का जो आलम है वो 45 बरस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है। और आंकड़े जब हम देख रहे हैं तो हमको घबराहट हो रही है, क्योंकि 18 बरस से लेकर 29 बरस तक के बच्चे जो हैं इस देश में, लगभग बेरोजगारी का आलम उनके भीतर 27% तक चला गया है। आप कल्पना कर रहे हैं, किसी देश में 10% चला जाए अगर ओवरऑल, जो हमारे यहाँ अभी 6.5-7% की बात की जा रही है, उसके बाद वो देश दिवालिया होने की स्थिति में आ जाता है कि यानी आपकी इकोनॉमी डामाडोल है, आप रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हो। और यहीं से बात शुरू होती है दो चीज की। आप अच्छा भाषण दे सकते हैं या गवर्नेंस के जरिए चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं।